आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शाहीन बाग एहतजाज को 2 साल मुकम्मल हो गए। शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग एहतजाज ने पूरे मुल्क की तवज्जो खींची थी। शाहीन बाग की तरह ही मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज हुए थे। इन एहतजाजों के जरिए शहरियत कानून वापसी की आवाज उठाई गई थी। एक तरफ शाहीन बाग एहतजाज को 2 साल मुकम्मल हुए हैं, तो दूसरी तरफ ज़राए क़वानीन की वापसी के बाद CAA कानून वापसी का इशू भी जोर पकड़ रहा है। शाहीन बाग के एहतजाजियों का कहना है कि अगर सरकार CAA कानून वापस नहीं लेती है तो एक बार फिर शाहीन बाग एहतजाज दोबारा से शुरू किया जाएगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। शाहीन बाग एहतजाज के 2 साल मुकम्मल हुए हैं, लेकिन अभी तक यह मांग जो कि तो है कि शहरियत कानून को वापस लिया जाए। सरकार का इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ज़राए कानून वापस हुआ है, ऐसे में अब एक बार फिर यह आवाज उठने लगी है कि अगर शहरियत कानून वापस नहीं होता है तो शाहीन बाग जैसे एहतजाज दोबारा से किए जाएंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कलीमुल हफीज साहब, सदर है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी से, और सैयद रजा हुसैन साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं लखनऊ से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर शुएब जामई भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले कलीमुल हफीज साहब, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कलीमुल हफीज साहब, शहरियत कानून यानी CAA के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। शाहीन बाग से जो आवाज उठी थी उसे आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन यह मामला जू का तू बना हुआ है। हेलो हेलो जी 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 कलीमुल हफीज साहब, मेरी सर आवाज आ रही है अब तक? मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ब्रेक होकर आ रही है आपकी। देखिए CAA कानून, जी देखिए CAA कानून हिंदुस्तान के आइन की रूह के खिलाफ है। हर वो कानून जो हिंदुस्तान में लोगों को मजहब की बुनियाद पर तफरीक करता हो, वो किसी हाल में भी हिंदुस्तान के आइन के रूह के मुताबिक नहीं हो सकता। इसीलिए ये पूरा कानून हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट करके बनाया गया, और CAA को सिर्फ अकेले आप नहीं देख सकते, इसे आप NRC और NPR के साथ जब कनेक्ट करके देखते हैं तब इसके नुकसानात का अंदाजा होता है। वहीं से आपको ये एहसास होता है कि ये आखिर कितना नुकसानदेह कानून था या कानून है, और इसका जीता जागता सबूत आसाम है। जब हिंदुस्तानियों को ही NRC के थ्रू से जब गुजरना पड़ा और अपनी शहरियत को कागजात दिखाने के लिए, सबूत दिखाने के लिए दर दर भटकना पड़ा, उसके बाद भी 20 लाख लोग जो है उनके गर्दन पर शहरियत की तलवार लटकी हुई है। और चूंकि जब CAA आ गया तो उसमें यह तो हुआ कि जो लोग गैर मुस्लिम हैं उन लोगों को तो दोबारा से हिंदुस्तान की शहरियत मिल जाएगी, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनको CAA कानून के तहत शहरियत नहीं मिलेगी। उनको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और फिर वहां बरसों भटकना पड़ेगा, और उसका फिर क्या नतीजा निकलेगा ये मैं और आप सब समझ सकते हैं। तो यही जो खतरनाक जो एक्सरसाइज है ये पूरे मुल्क में ये भाजपा करना चाहती है, उसी नियत से ये CAA लाई थी। इसीलिए इसका इतना पूरे मुल्क गिर सतह पर इसका मुखालफत हुई थी। हर बच्चा, हमारी बहनें, माएं, नौजवान सब सड़कों पर आ गए थे, और इसको हमने डिमांड की। सरकार भी किसी हद तक बैकफुट पे गई और उसने बार बार हमसे ये कहा कि साहब हम इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि 15 दिसंबर जो जामिया पे हमले की बरसी थी, दूसरी बरसी थी, तो इस पे फिर हम सब लोगों ने इसको याद किया, और आज भी हमारा ये मुतालिबा है
खासतौर से मजलिस दिल्ली का यह मुतालबा है कि सरकार इस सीए कानून को वापस ले, ताकि जो हिंदुस्तानी शहरियों की जो शहरियत खतरे में पड़ सकती है, उस खदशे से, उस डर से वो शहरी बाहर आ सके। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर शुएब जामई जो कि सदर हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुएब जामई जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है साहब। शुएब जामई जी, एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी शाहीन बाग से शहरियत कानून को लेकर। आज उस लड़ाई को या उस एहतजाज को 2 साल मुकम्मल हुए, लेकिन हम देखते हैं कि 2 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन सरकार इस पर टस से मस नहीं हुई। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया साहब कि आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर के रोज, जब 15 दिसंबर 2019 को जामिया में लाठी चली, गोलियां चली और छात्रों को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद जो 16 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे से हमारे साथियों ने, हम लोगों ने जब वहां पे शुरुआत की और जिस तरीके से औरतों का हुजूम वहां आया हमारे समर्थन के लिए, तो कभी हमने सोचा नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन जो जज्बा और जो जुनून, कहते हैं कि कभी कभी जो है ना, छोटी शुरुआत से ही इतनी बड़ी चीज हो जाती है कि सदियों तक उसको याद रखा जाता है। तो सलाम है उन माँ बहनों को जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा शुरू से साथ दिया, और वही असल इसकी हकदार हैं इन तमाम मुबारकबाद की। देखिए, लेकिन सवाल ये है कि उस जमाने में भी जब आंदोलन हो रहा था, हमने ये कहा बारंबार कि सरकार की नीयत पर सवाल उठता है, और नीयत सीए में इतनी खराब है सरकार की कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने उस बार भी ये बात कही थी और दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि शाहीन बाग आंदोलन या सीएनआरसी के तमाम आंदोलनों में कभी ये नहीं कहा गया कि आप हिंदू शरणार्थी जो पीड़ित हैं वहां के पाकिस्तान या बांग्लादेश के, उनको नहीं नागरिकता दें, यकीनन आप दें, लेकिन जो सीए कानून है उसकी जरूरत नहीं थी उन लोगों को नागरिकता देने की। उसका जीता जागता सबूत यह है कि पिछले दिनों जब 11 जिले के डीएम को यह नोटिफाई किया गया कि आप पाकिस्तान से आए हुए कुछ शरणार्थियों को नागरिकता दें, शहरी नागरिकता दें, तो वो पिछले कानून जो 1955 सिटीजनशिप एक्ट है उसी के तहत उसको नोटिफाई करके दिया गया था। तो जब हुकूमत को यह मालूम है कि जो ये काम शहरियत देने का, नागरिकता देने का, वो पुराने कानून के तहत ही कर सकते हैं, तो सीए की जरूरत ही क्या थी। और आप बताइए, 2 साल हो गए इस सीए को पार्लियामेंट में पास हुए, ना अभी तक इसके रूल फ्रेम हुए, ना कुछ हुए। और मैं मानता हूं कि इसकी भी जो है हकदार इस मुबारकबाद के हमारे शाहीन बाग की औरतें और हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने ये रेसिस्टेंस दिखाया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। अभी पार्लियामेंट में कुछ ही, अभी विंटर सेशन में ही पार्लियामेंट में सरकार ने ये लिखित में हलफनामा देकर के कहा है कि हम एनआरसी के लिए, अभी पैन इंडिया एनआरसी के लिए कोई हमारा योजना नहीं। उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूं कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर और आसाम के जो आसाम गण परिषद है और तमाम हिंदू संगठनों ने जो उनका विरोध किया, अखोमिया समाज ने, उसका ये असर है। और इस बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि मेघालय में जो इनकी एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है, उस पार्टी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगाथा संगमा, उन्होंने साफ तौर पर एनडीए के सर्वदलीय बैठक में यह कहा कि सीए को वापस लीजिए, क्योंकि सीए कभी भी यहां से उन नागरिकों को नागरिकता देने की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान से प्रताड़ित है, बल्कि सीए सिर्फ और सिर्फ आप इस देश के नागरिकों को, इन शहरियों को परेशान करने के लिए लाए। और ये आपका चुनावी जुमला था जो कि शरारत से जिसका हम शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए बड़ी तफसील में शुएब जामई ने भी अपनी बात रखी, कलीमुल हफीज साहब ने भी अपनी बात रखी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, क्योंकि पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा है कि किसानों का जो कानून था वो वापस लिया गया, मुसलमान अब ये चाहते हैं, या इसके अलावा एनडीए की आपकी जो पार्टी है जिसका जिक्र शुएब जामई जी कर रहे थे मेघालय से, उन्होंने भी कहा कि सीएए जो कानून है इसे वापस लिया जाना चाहिए। क्या दिक्कत है आखिर सरकार को? अबू हरेरा साहब, मैं जितने भी हमारे लोग बैठे हैं प्रवक्ता और आपके चैनल के माध्यम से हम सबको बता देना चाहते हैं कि ये सीएए कानून, एनपीआर कानून और ये बिल्कुल भी वापस नहीं होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये सीए कानून, एनपीआर, एनआरसी, जो ये तीनों की बात चल रही है, ये वापस नहीं होंगे। क्या होता है साहब कि जब खरबूजा होता है ना, तो खरबूजे को देख के एक रंग बदलता है। अभी इनको लगा कि किसान आंदोलन के कारण हमने ये
अरे साहब आप बोल लीजिए, या तो फिर मेरे को जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था ना। नहीं, मैं कलीमुल हफीज साहब आ रहा हूं क्योंकि जी बोलिए आप। नहीं, इन्होंने सुना, मैं कलीमुल हफीज साहब आता हूं। सर मैं आ रहा हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बात कर लीजिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर हम चाह रहे हैं कि बात हो, शोर शराबा ना हो। जी शुभेंदु शेखर जी। जी इसलिए बड़े शांति से कह रहा हूं कि हम अपनी पार्टी और अपनी सरकार का पक्ष रख रहे हैं और ये आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कानून वापस नहीं होगा। दूसरा, आपने कहा कि हमने सेलिब्रेट किया, अभी मैं पढ़ रहा था, सेलिब्रेटेड। इस आंदोलन में कितने लोग मरे और कितने लोगों के घरों से लोग गए, चाहे उसमें हिंदू महिलाएं घरों से लोग गए हों या मुसलमान घरों से गए हों। बहुत बार टीवी चैनल पे अबू हरेरा साहब, हमने आपके चैनल पे आके कहा कि इन सब घटनाओं से एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो लोग खाई बढ़ाना चाहते हैं उनका फायदा होता है। और इसमें कितने लोग भी चाहे मरे, चाहे हिंदू परिवार से लोग मरे या परिवार मुस्लिम परिवार के लोग मरे, मरते अपने लोग ही हैं। अभी ये सब चीजों को विषय बनाकर जो लोग राजनीति करते हैं, मैं उनको बता देता हूं कि यदि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को, तो ये उनके लिए गलत है। इसमें बड़ी घटना हुई, लोगों में दंगा हुआ, लोग मरे, मैं दुख की बात है। हम ठीक है, कलीमुल हफीज साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए कलीमुल हफीज साहब। मैं उसके बाद रजा हुसैन साहब आपके पास आता हूं। देखिए ये साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ये कानून वापस नहीं होगा, इसी तरह से इनके प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री और इनके कृषि मंत्री तीनों कृषि कानूनों को लेके ये कहते थे कि आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी बैठ जाइए, ये कानून कभी वापस नहीं होंगे। लेकिन इनका गुरूर किसानों ने तोड़ा और ये सरकार ने माफी मांगी और इंशाल्लाह ये एक दिन ये सीएए भी ये सरकार वापस लेगी। अगर इस सरकार ने सीएए कानून वापस नहीं लिया तो ये सरकार वापस हो जाएगी और ये सरकार इस लायक नहीं रहेगी कि कभी कोई कानून भी बना सके। चलिए ठीक है, मैं सैयद रजा हुसैन साहब, सर बहुत करीब से आपने पूरा ये प्रोटेस्ट और ये तहरीक जो चली थी शाहीन बाग से, इसे आपने देखा, बल्कि पूरे मुल्क में हमने उस वक्त देखे थे कि जगह जगह शाहीन बाग बने थे, कई स्टेट में और कई रियासतों में। सर आखिर कमी कहां पर रह जाती है? पिछले 2 साल से लगातार मांग की जा रही है कि शहरियत कानून वापस सरकार ले, लेकिन सरकार इस पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जी रजा रिजवी जी, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है आपकी। मेरा सवाल सर आपने अगर सुना तो जवाब दीजिए। जी देखिए ऐसा है कि जो ये कानून की बात की जा रही है, तो ये कानून, ये जो हमारे लोग भी कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि ये वापस होना चाहिए। आप देखिए 3 पेज का एक्ट है ये, अगर इसको ठीक से पढ़ लें तो इसमें मुसलमानों को कहां से क्या तकलीफ है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। भाई साफ कहा गया है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो हिंदू वहां जो सताए जा रहे हैं उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। और कृषि कानून जो वापिस हुआ है वो इस देश के खाद्यान्न की योजना थी, खाने की योजना थी, आदमी के जीवन यापन की योजना थी। गेहूं उगाना है, चावल उगाना है, कपास उगाना है, खरीफ है, जायद फसल है, उन फसलों को देखना था। जाहिर सी बात है, तो ये हिंदुस्तान के अपने लगाव की बात थी, अपने पेट पूजन की बात थी कृषि। इसलिए कृषि को एनआरसी से जोड़ना मेरा लगता है ठीक नहीं है, लेकिन खाली बात के लिए जोड़ना कि साहब ये कानून वापस नहीं, यहाँ तो मसला लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ चीन में अबू हरेरा साहब मुसलमान कितने सताए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं सऊदी अरब, क्यों नहीं ईरान, क्यों नहीं इराक, क्यों नहीं खड़ा होता है? चीन के मुसलमान कितनी परेशानी से रह रहे हैं, उस पर कोई आवाज उठा रहा है। हम कहते हैं कि मुसलमान इतने तंग किए जा रहे हैं, सऊदी अरब कहता कि भाई चीन में जितने मुसलमान हो सबको हम नागरिकता दे रहे हैं, सब हमारे यहाँ आ जाओ, तुम मेरी बिरादरी के हो, तुम परेशान मत हो। मैं श्वेत जामल जी आ रहा हूं, मैं इराक जिंदा हूँ, आओ यहाँ। ठीक है, हिंदुस्तान ने खाली ये किया है कि जो हिंदू सताए जा रहे हैं उनको उन्होंने कहा कि हम अपने नागरिकता दें। मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों का इससे कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है मुसलमानों को? ठीक है शुएब जामई जी, रजा साहब कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है इस कानून से। हाँ हमें बताएं तो हमारे में नॉलेज में इजाफा हो जाए। अगर हमारी नॉलेज कमजोर है तो नॉलेज में हमें। शुएब जामई जी। जी मैं जवाब दे रहा हूं।
जी देखिए, डिबेट में हमें बड़ा लॉजिकल और रैशनल होकर के सोचना चाहिए। हमने कब कहा कि यहां से ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक कानून है? कभी नहीं कहा। पूरे आंदोलन में लगभग मैंने 100-150 से ज्यादा डिबेट किए होंगे, कई जगह पूरे हिंदुस्तान में भाषण हुआ हमारे एक्टिविस्ट का, हमारा भी। हमने नहीं कहा कि मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ ये, हमने कहा देश के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। संविधान के आर्टिकल संख्या 14 और 15 के खिलाफ है। वो ये कहता है कि आप रिलीजियस बायसनेस के बुनियाद पर कभी भी मुल्क में कोई कानून नहीं लाया जा सकता। और 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में जो अबेटमेंट का क्लॉज है, जो उसको संशोधन करके पैरा नंबर 2 पैराग्राफ 2 में जो दिया गया है, उसको पॉइंट नंबर 2 भी पढ़िए आप। उसमें जो अबेटमेंट है वो सीधा सीधा संविधान की जो मूल भावना है, उस एथिक्स इथॉस के खिलाफ था। हमने अगर सिर्फ मुसलमानों की बात की होती तो शायद नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले जो हिंदू हैं, जो असम गण परिषद है, जो मेघालय के रहने वाले जो बौद्ध और हिंदू हैं, वो इसका विरोध ना कर रहे होते, लेकिन वो हमसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। आसाम में तो कई जगह जलने का मतलब पूरे हिंसा और आगजनी की घटनाएं आप सुनी होंगी सीए के विरोध में। उसमें तो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदुओं ने विरोध किया। और दूसरी बात, बंगाल के चुनाव में जो सबसे बड़ा इनका बेट था बीजेपी का कि हम जो है वहां के जो बांग्लादेश से आए हुए कुछ जो हिंदू थे उनको हम यहां से ये शामिल करेंगे, भी सीए का लॉलीपॉप दिया। लेकिन उन लोगों ने जो मथुआ समाज, जी उनका नाम, तो खुद सीए के विरोध में हमारे साथ खड़ी थी और इसी मथुआ समाज ने 2% भी यहां से वोट नहीं बीजेपी को दिया। अगर मथुआ समाज वोट दे देती सीए के नाम पर तो बीजेपी तो 150 से ज्यादा सीटें लेकर के आती, लेकिन वो भी प्लान फेल हो गया क्योंकि मथुआ समाज को हम लोग पहले से अपने साथ लेके रखे। और वो सारे हिंदू थे, वो दलित शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आए थे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, अब मैं आपको जी जी ठीक है, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए जी। 10 सेकंड में बात खत्म कर। जी। तो सवाल यह है कि पूरे रैशनल को आपको इस बात को समझना है। कलीमुल हफीज भाई हमारे एमआईएम दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से खूबसूरत अंदाज में यह समझा दिया था कि एनआरसी जब पैन इंडिया होती है तो उसमें सीए का किसको बेनिफिट मिलेगा और मुसलमानों को क्या नुकसान है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बार बार समझाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, अब इस शाहीन बाग आंदोलन ने वो आग, वो लोगों के अंदर वो चीजें जागृत कर दी है दिलों में कि अब वो बर्दाश्त नहीं करते हैं किसी भी सरकार के जुल्म पर। तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आने वाले वक्त में शुभेंदु शेखर अवस्थी जी करके सरकार को इस बिल को वापस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, दूसरी याद रखिए, शुएब जामई ने बताया कि इसमें सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुओं का भी नुकसान है। ये इनका अपना व्यक्तिगत राजनीतिक जीरो हो जाती है, क्योंकि ये राजनीति भारत की नहीं करते हैं, ये राजनीति हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं। पहले बात, हमारे जो पत्रकार साहब ने बताया कि ये कानून, पहला सीए कानून जो भारत के पड़ोसी देश तो हैं, आपके एनडीए की आपकी जो साथी जो अलायंस है अगरतला की, अगाथा जी ने तो ये मुद्दा उठाया कि सीए का ये वापस लिया जाए, इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। उस पर भी मैं आ रहा हूं, उठाया है साहब। अरे आप सुनिए तो मेरी पूरी बात। जी। जब ये कानून बनाया गया तो भारत एक बड़ा देश है, उस पूरे बड़ा देश के अंदर यदि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई सफरर है तो उसको अलग से कंसीडर किया जाएगा। हमारा देश जो है वो 135-140 करोड़ लोग हैं। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें मुसलमानों का किसानों को भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाब के किसान है, ये हरियाणा के हैं, इनकी छोटी सी बातें हैं, पूरे राजनीति करनी है। बाद में माफी मांगना पड़ा ना, भारत से कोई बाद में कानून वापस मांगना पड़ा। वैसे अब आप कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जगह है और ये ढिमकाना, इसमें भी माफी मांगना पड़ेगा। आप देख लीजिए मेरी बात को, किस तरीके से मुसलमानों को इकट्ठा करके भारत के विरोध में खड़ा करना है, ये आपकी राजनीति है। एक बार और बिल्कुल मैं रजा हुसैन साहब सर आ रहा हूं, आपके पास मैं आ रहा हूं जी। इस बार इस बार तैयारी कर लीजिएगा, अब की बार 2 बार माफी मांगना पड़ेगा। अभी तो किसान बिल में 1 बार माफी मांगी ना, अब की बार 2 बार माफी मांगना पड़ेगा। जितना इस तरीके के आंदोलन करोगे, जितने इस तरह के आंदोलन करोगे, भारत का राष्ट्रवादी मुसलमान आपसे अलग हो जाएगा। चलिए ठीक है शुभेंदु शेखर जी मैंने टाइम दे दिया, शुएब जामा जी मैंने टाइम दे दिया, ठीक है। मैं कलीमुल हफीज साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले सैयद रजा हुसैन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? क्या था वो, जरा उनसे कहिए फोन मिलवा दें, कनेक्ट करा। जी आपकी आवाज आ रही, सैयद रजा हुसैन साहब। जी बताइए। जी आप कुछ सर कहना चाह रहे थे बीच में?
कह रहा था कि डिबेट, स्वस्थ डिबेट आप करा रहे हैं हुरेरा साहब, और आपकी ये न्यूज 18 उर्दू जो है देश दुनिया में जाता है जी। इसमें जो बातें अच्छी अच्छी आ रही हैं, इसमें बीच में लोग जब इंटरप्ट करते हैं, इतने समझदार लोग, इतने जानकार लोग, तो उसमें अच्छा एक आदमी अपनी बात पूरी कह रहा है, उसकी पूरी बात आ जाए। क्योंकि मैं हाईकोर्ट में वकालत भी करता हूं, जब मैं पूरी अपनी बात रख देता हूं, प्लीडिंग कर लेता हूं, तब दूसरा वकील बोलता है। अगर दूसरा वकील बोलना शुरू करता है तो जज साहब तुरंत इंटरप्ट करते हैं कि भाई बात सुन लीजिए अपने कुलीग की। अब उसके बीच में नहीं, बिल्कुल वाजिब, आपकी बात बिल्कुल सर बिल्कुल वाजिब है कि एक आदमी अपनी बात रख ले, फिर दूसरे की बारी आए। कलीमुल हफीज साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। 2 साल तक ये तहरीक चली, लेकिन जिस तरह से सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार के अपनी जो दलीलें हैं, आगे भी इसमें क्या कुछ करेंगे आप लोग अगर नहीं होता? क्योंकि ओवैसी साहब ने कहा था फिर से इस तरह के प्रोटेस्ट और एहतजाज होंगे, शाहीन बाग फिर से आबाद होंगे। देखिए 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह हाथ जोड़कर देश से माफी मांगी जी, और माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि अरे किसान भाइयों, मैं माफी चाहता हूं कि हम आपको किसान बिल के फायदे नहीं समझा पाए और हम आपकी बात मान करके तीनों कानून बिल वापस लेते हैं जी। वही सेम केस यहां पे भी अप्लाई होता है। इसीलिए मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने विद इन फ्यू मिनट एक ट्वीट किया और ये कहा कि जिस तरह से आप ये मगरूर सरकार को लेकर अहंकार में भर करके आप किसानों के साथ दमनकारी नीति अपना रहे थे, आखिर 700 किसानों की जान चली गई, तब जाके आपने किसान बिल वापस लिया। लेकिन सीएए के कानून के खिलाफ तो पूरे हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे थे, सैकड़ों हजारों लोगों की जाने गई, 25 लोग तो अकेले उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, यानी सरकार अगर इस पर पीछे नहीं हटती है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि शाहीन बाग जैसे एहतजाज दोबारा से हो, या शाहीन बाग जो है दोबारा से आबाद हो सकता है। अब यह देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कलीमुल हफीज साहब, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन वक्त की कमी है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, डॉक्टर शुएब जामाई जी और खासतौर से सैयद रजा हुसैन साहब, बहुत ज्यादा सर आपको वक्त नहीं दे पाया लेकिन बड़ी अच्छी बातचीत हुई। आदाब।